आपने रचनात्मक कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलन का सभा इस मालवणकर हॉल में बुलाया है और इसमें सभी राज्य के लोग और सभी क्षेत्र में काम करने वाले नेता लोग यहाँ पर आए हैं। यही तो कांग्रेस की सोच है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और बंगाल से सौराष्ट्र तक जनता को जोड़ना और जनता को एक करना, यही काम कांग्रेस का भी है। लेकिन आज के ज़माने में हम जनता को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन चंद लोग जनता में फूट डालना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो वो एक सेक्शन आज बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया है और जो महात्मा गांधी जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो सपने थे, उन सपनों को चूर चूर करने के लिए आज की सरकार बैठी है। इसको सबक सिखाना है। इसको अगर सबक सिखाना है तो हम लोग बहुत जोर से काम करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सामाजिक काम करना अलग है, लेकिन देश में बदलाव लाना वो अलग बात है। हर एक क्षेत्र में, कोई ट्राइबल में, कोई शेड्यूल कास्ट में, कोई किसानों में, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए। लेकिन देश को बनाना, देश में एकता रखना और जो आज़ादी हमको मिली है उस आज़ादी को कायम रखना, देश के संविधान को बचाना, ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर से होता है। और वही काम बीजेपी ने किया, वही काम आरएसएस ने किया। आरएसएस पहले तो कहने के लिए उन्होंने कहा कि सामाजिक सेवा में हम हैं और लोगों की सेवा करते हैं और राम मंदिर में जाके मेवा भी खाते हैं। सेवा करने वाले आज ऐसे लोगों के हाथ में उन्होंने दिया है और आरएसएस के सपोर्ट से ही आज की सरकार आई। लेकिन सत्ता में आने के बाद चंद लोग ये बोलने लगे कि हमको अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोदी की ज़रूरत है और हम बीजेपी अपने पैर पे खड़ा होके सरकार ला सकती है। यही बीजेपी के लोगों ने कहा, यही नड्डा साहब जब अपने बीजेपी प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा, मेरे शब्द नहीं है। क्यों कहा कि हमको आरएसएस सत्ता में लाई है, ये भ्रम लोगों के अंदर है, उसको निकालने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं
आरएसएस के नहीं। आरएसएस ये कहता था कि हमारे वजह से तुम हो और हम जो कहते हैं वो करना चाहिए। तो एक दूसरे को, ये तो एक ही सिक्के के दो फेस है, टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। और ये उनको मदद करते हैं, वो इनको मदद करते हैं। उससे लोगों में धर्म पे नाम पर डिवाइड कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं। और मैं सीधा पार्लियामेंट से यहाँ आया हूँ क्योंकि पार्लियामेंट में लास्ट डे था, आखिरी दिन। तो आखिरी दिन में हिस्सा लेकर और एक आधा मुद्दा उठाकर मैं आपके सामने यहाँ पर पेश हुआ हूँ। और आप देख रहे हो कि देश में क्या चल रहा है। मुझे खुशी है कि रचनात्मक कार्यक्रम तो होना चाहिए, वो तो जरूरी है। हर समाज के हर व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए, वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो और देश के इनकम बढ़ाने के दृष्टि से हो, ये ज़रूरी है। लेकिन उसका फायदा तो सबको मिलना चाहिए ना, सिर्फ कॉर्पोरेट को नहीं, सिर्फ चंद लोगों को नहीं और चंद सेक्शन को नहीं, ये तो भारत के हर वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए तो आप लोग काम कर रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को कहूँगा कि अपना काम छोड़कर, घर छोड़कर इसमें आप शामिल हो गए हैं। ऐसे रचनात्मक कार्य में ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और एक विशेष ये है कि पार्लियामेंट हमारी चल रही नहीं। एक तो दोष हमको देते हैं कि कांग्रेस ने नहीं चलने दे रहे, लेकिन टीवी भी राज्यसभा की ऐसी हो गई है, सिर्फ एक तरफ दिखाती है और बोलते भी हैं। हमारे जो भी नेता लोग वो एक ही तरफ देखते हैं, जैसा कि लकवा मारा है। क्या बोलते हैं आपके पास लकवे को? पैरालिसिस अटैक हुआ, ऐसा ही इधर ही। अरे दूसरे तरफ भी देखिए, उनके विचार सुनिए, सुनने के बाद जवाब दीजिए। हम मानो या न मानो, आप अपने विचार रखो, हम हमारे विचार रखेंगे। इसीलिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इसलिए नहीं है सिर्फ मोदी को फोटो दिखाने के लिए नहीं। सुबह उठते ही देखो आप टीवी में, देखिए आप, हर जैसा कि मैं देखता हूँ ये एडवर्टाइजमेंट आते ना, कोई पैर का दर्द है, घुटने का है तो डॉक्टर आर्थो लो, और एक कोई आता है किसी और का बोलो, अमिताभ बच्चन आता है तो मसाले का बोलता है, कोई और आता है तो अपना इसका वो क्या खाते ना लोग, गुटखे का टाइप,
पान मसाला, उसका एडवर्टाइजमेंट नेचुरली उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इसको सालों से चलाने के लिए, 1 साल 2 साल। ऐसा हमारे राज्यसभा के और बहुत से चैनल, मुझे बहुत दर्द होता है, दुख होता है कि जैसा ये एडवर्टाइजमेंट में गुटखे का, तेल का, यहाँ तक पकोड़े का और सब चूड़े का, हमारे राजस्थान के है ना चूड़ा, वो क्या बीकानेर, वो भी एडवर्टाइजमेंट होता है। अरे देश के अच्छे काम के लिए एडवर्टाइजमेंट करो ना। जो आज़ादी के लिए लड़े हैं उनके विचारों का प्रचार करो। ऐसे नौजवानों को तैयार करो जो देशभक्त होकर निकले। ये सिर्फ मोदी भक्त होने से फायदा नहीं है। और देश मोदी के लिए है। अरे तुम तो आज़ादी के, अभी आज़ादी मिलने वाली है, उस वक्त थोड़े पैदा हो गए, कितने 1-4 साल पहले पैदा हो गए कि 5 साल, मुझे मालूम नहीं कब हो गए। 19 कभी तो होन दो भाई, अब उसकी फिक्र मत करो, देश की फिक्र करो। लेकिन वो मोदी जी हमेशा देश की आज़ादी किसने लाया उनके बारे में नहीं बोलते, और देश के लिए कौन लड़े वो नहीं बोलते, और देश को किसने बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसका नहीं बोलते। कितने पब्लिक सेक्टर कांग्रेस ने लाई, कितने विद्यालय बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए, और इसीलिए तो आज इतने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं। ये सब डॉक्टर ये 10 साल में ही पैदा हो गए क्या? इंजीनियर से 10 साल में ही हो गए। जो भी NRI गए हैं, इकोनॉमिस्ट बने हैं बड़े बड़े, क्या मोदी के ज़माने ही पढ़ के उतना हो गए? अरे तुम तो, खैर मैं उनके बारे में डिग्री पगड़ी नहीं बोलता, अच्छा नहीं किसी के बारे में, गलत, ये गलत नहीं, क्योंकि मेरी भी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं जितनी अमृता सेन और हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन तुम दूसरे लोगों को टीका करते हो। उनके बीजेपी के ऐसे लोग भी हैं, नेहरू जी की टीका करते हैं। अरे तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, और तुम्हारे कोई माँ बाप है तो उनको पूछो नेहरू जी क्या थे, गांधी जी क्या थे, बाबा साहब क्या थे, वल्लभ भाई पटेल क्या थे। अजीब, देश को उन्होंने आज़ादी लाए। तुम तो आज़ादी, तुम तो देश को गुलाम रखना चाहते थे। आप तो इस देश के लोगों को परमानेंट गुलामी में रखना और ब्रिटिश के साथ समझौता कर लेके वहाँ क्लर्क बनना, वहाँ एक DC बनना, वहाँ एक AC बनना, ये काम में ये जुटे हुए थे। मैं ये नहीं कहता कि किसी को अननेसेसरीली टीका करने भी नहीं जाता, लेकिन आप समझ लो देश को किसने बनाया और आज देश को कौन बिगाड़ रहे, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसको आप, उसके खिलाफ आप ठहरना होगा, आपको लड़ना होगा। और आप मत सोचिए कि मैं क्यों लड़ूं। अरे आप नहीं लड़े तो आपका जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं? कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों चल रहे हैं?
विद्यार्थियों का, छात्रों का क्यों उन्होंने उनके इम्प्रूवमेंट का, उनके भलाई का क्यों सोच रहे? कि वो चाहते हैं कि देश में सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, उनको शिक्षा मिलना जरूरी है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम लोग, मेरा 85 चल रहा है, शायद मेरे से 2-3 साल छोटे होंगे वो, लेकिन मैं 85 में फिर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं फिर रहा हूँ, शो करने के लिए नहीं। मेरे को चाहिए कि इस देश में कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उसको मजबूत करने के लिए। अब मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अब 85 होने का और इसके आगे क्या मिलेगा? एक ही है, मिलेगा 8-10 साल चलेगा अभी गाड़ी मेरी, ऐसा भी कुछ इतना जल्दी मेरा इंजन फेल नहीं होगा कि मेरे इंजन में हमेशा अच्छी स्वच्छ पेट्रोल डाला जाता है। ये मिक्स्ड नहीं है, E20 नहीं है, ये अच्छी पेट्रोल है। तो अच्छी पेट्रोल रहने के बाद वो गाड़ी जल्दी खराब नहीं होती। तब अगर ये लोग खराब करने का भी अगर सोचे, हम बहुत मजबूत है, क्योंकि अपने गाड़ी को हम हमेशा ठीक ठाक रहते हैं। और एक ही आइडियोलॉजी पे मैं 60 साल से काम कर रहा हूँ, 60 इयर्स। मैं 13 इलेक्शन जीता हूँ। एक ही इलेक्शन मोदी ने मेरे पीछे लग के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आके, शाह, मोदी, डिफेंस मिनिस्टर, जितने मिनिस्टर आए उतने सब 2019 में आए। हर एक जात की मीटिंग ली, हर एक लोगों को बोले, हर एक को भड़काए कि खड़गे जी आए तुम्हारा धर्म खत्म होता, खड़गे जी आए वो सनातन के खिलाफ बोलता, खड़गे आए वो करेगा ये करेगा। एज इफ मैं अकेला ही पूरा कन्याकुमारी और कश्मीर तक खराब करने वाला हूँ। अरे सबसे ज़्यादा तो तुम खराब करने वाले हो। मैं तो मुझ पे जो अन्याय हो रहा है वो बताता हूँ और सबको सोशल जस्टिस दो, इसकी बात करता हूँ। मैं परसों गया था, ये हमारे सप्पल जी यहाँ है, उत्तराखंड गया था, हल्द्वानी में। उत्तराखंड में हल्द्वानी है ना, तो हल्द्वानी गया था। तो वहाँ पर 2 दिन का दौरा था कांग्रेस पार्टी का। मैं गया, वर्करों से मिला, मैं गया हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरों से मिला, और मैं पब्लिक मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया जहाँ लाखों लोग थे। वो रामलीला मैदान भर के खचाखच, फिर बाहर, फिर रास्ते पे लोग ठहरे हुए थे। तो सब हजारों लोग वहाँ थे। मैंने तकरीर की, मैं सिर्फ देश के बारे में तकरीर की। मैंने जो तकरीर की पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने कैसा अपना देश के लिए बलिदान दिया, किस ढंग से सोनिया गांधी जी ने अपना पद त्याग किया, कभी वो मांगी नहीं। हम पंचायत चेयरमैन के लिए लड़ते हैं और छोटा मोटा पद अगर नहीं भी मिला, यहाँ पर भी हम लड़ते रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफर
2 बार आने के बाद भी उसको ठुकरा कर देश के एक इकोनॉमिस्ट, एक आर्थिक तज्ञ को बनाए, ये क्या मामूली बात है? यहाँ तो मोदी प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए रोज एक एक को मार रहा है, अलग निकाल रहा है। पाप बेचारे जितने भी मार्गदर्शक थे वो सब कोने में बैठ गए। अदानी, जोशी, ये सब उनके मार्गदर्शक ना, तो वो सब घर में बैठे हैं, उनको बात भी नहीं कर सकते। पहले 1-2 साल गए, ये बड़े हार लेके ऐसा करके उनको डाले, जैसा करके पैर पड़ के, अब का पता ही नहीं उनका, पाप बेचारे उनका जाने का। सिर्फ मोदी की फोटो, मोदी और शाह, ये दोनों देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे और आगे पीढ़ी को भी वो कुछ नहीं रखेंगे। हमारी बदकिस्मती है, हमको अगर मध्य प्रदेश वाले हैं कोई? अरे बहुत है भाई, धन्यवाद आपको, बहुत है। अगर आप मेरे को 28 में से 20 सीट देते, मेरा गवर्नमेंट बनता था, मेरा प्राइम मिनिस्टर बनता था। सिर्फ 20 सीट। छत्तीसगढ़ सिर्फ 3 सीट, हिमाचल 1 सीट, उत्तराखंड 1 सीट, ओडिशा 2 सीट, बस इतने ही थे। मैं इतने भी अगर आप देते मुझे तो तुम्हारी हुकूमत बनती थी। आपके विचारों को मजबूती मिलती थी, आपके विचारों के तहत ही चलते थे। अब नरेगा बना, आपके विचारों से बना। नरेगा क्या इसने लाया? जो क्या कि उसको अलग नाम रख के जी राम जी, और नाम से क्या रखा है भाई? सब कुछ काम में है, नाम में नहीं है। तो नरेगा, फिर उसके बाद में फूड सिक्योरिटी, यह आपकी वजह से बना। जितने भी एनजीओज है या जितने भी गरीब लोग हैं, ये लोग दबाव बनाने, सरकार पे दबाव बनाने का, तुम प्रेशर टीम हो, प्रेशर डालने वाले अच्छा काम के लिए। आपके वजह से नरेगा बना, आपके वजह से फूड सिक्योरिटी बना, आपके वजह से कंपलसरी एजुकेशन बना, आपके वजह से हेल्थ मिशन बना। ये सब आपके वजह से है। अगर आप कमजोर हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मोदी की फोटो आप देखते रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा आपसे और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं और संस्थाएं चलाने वाले हैं, सेवा के सो लोग हैं। और हम यही चाहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो भी उसूल है या विचारधारा है और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी पे चलने के लिए आपको अगर कुछ भी सहन करना पड़े, वो ज़रूर सहन करे, क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो ज़रूरी है। एक बार ऐसा हुआ कि 23 अप्रैल 1958 में लोधी रोड पर, सड़क पर एक दुर्घटना हुई और 2 बच्चों की मौत हो गई। तब अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक एडजर्नमेंट मोशन लाया। बोले ने रोक, जो अब हम कर रहे हैं ना एडजर्नमेंट मोशन, या राज्यसभा में हम
ये अपना रूल 265, यानी सब बिजनेस रोक के उस विषय को लेना, ये मकसद एडजर्नमेंट मोशन का होता है। और वो उन्होंने, वाजपेयी साहब ने वो काम किया। सिर्फ 2 बच्चों की घटना, उस वक्त दुर्घटना में 2 बच्चे मर गए थे, जिनकी मौत हो गई थी। उन्होंने वो रखा एडजर्नमेंट मोशन, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको मानकर उसी वक्त शाम में उसके लिए डिबेट रखा और गवर्नमेंट उसको उत्तर देकर समाप्त की। या हजारों बच्चे मर रहे, गोलियां खा रहे, खून निकल रहा है, बच्चों को तुम रोड पे घिसट रहे हो और हम एडजर्नमेंट देते, डिस्कशन के लिए तैयार नहीं। यही तो फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। किसको दर्द है वो लोगों के दर्द को सुनता है। जो जिसके पास कोई करुणा नहीं, कंपैशन नहीं, वो सिर्फ लाठी चलाना सीखता है। ये आरएसएस और बीजेपी की फिलॉसफी है, लाठी चलाना। और कांग्रेस का यही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये काम किया। सिर्फ 2 बच्चों के लिए जब ये उठाए तब बोले कि 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हो, चलो इसका डिस्कशन करो, मैं रिप्लाई दूंगा। यहाँ सुबह से उठ के शाम तक वो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों भागते ही, आते ही नहीं अंदर। अरे अंदर क्या, अब पार्लियामेंट अंदर आके बैठना यह आपके लिए शोभा नहीं देता। और बाहर स्टेटमेंट दे रहे कौन? शाह, हम डिस्कशन के लिए तैयार है कल। अरे ये समस्या तो 20 दिन पहले पैदा हो गई थी और तुम मैं आखिरी दिन जनगण मन बोल रहे मैं तैयार हूं, डिस्कशन चलने दो। कब? आज 3 बजे से कल 3 बजे तक। 20 दिन कहाँ गए थे भाई? अब क्यों नहीं नजर आ गए? क्यों अंदर नहीं आए? और वो हमेशा कहते हैं मैं यहीं बैठा था, तुम्हारे कमरे में बैठने के लिए तुमको यहाँ होम मिनिस्टर बनाए। अरे आओ सदन में आने के लिए। प्राइम मिनिस्टर भी अपने कमरे में बैठ के सुन रहे थे, वहाँ गड़बड़ हो रही थी। किसका गड़बड़ हो रहा था? अरे मैं जब बोलने के लिए ठहरता था उन्हीं के लोग गड़बड़ करते थे और किसी ना किसी तरह से हाउस एडजर्न कराने की पूरी कोशिश करते थे। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप इस देश के निर्माण के लिए जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि उन्होंने ये कहा, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूँगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है, इसमें उनकी आवाज़ का महत्व होगा। ये महात्मा गांधी जी का, गुजरात के महान पुरुष। और गुजरात में तो अच्छे लोग देश के लिए लड़े मरे, लड़ रहे हैं अभी, लेकिन दूसरा तरफ देखें तो ये 2 लोग सब बिगाड़ दे रहे। वो भी गुजरात के थे। पूरे देश को और दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हमारे महान नेता बापूजी और वल्लभ भाई पटेल जी, और भी, और खासकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर सपोर्ट मिला पढ़ने के लिए तो बड़ौदा महाराज से ही मिला, वो भी गुजराती। तो ये सब वो लोग थे ऐसे और ये लोग हैं ऐसे।
तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि मुझे भी जाना है। बस मैं यही कहूँगा कि हमारे दीक्षित जी ने जो ये रचनात्मक कांग्रेस का एक संगठन करके आप सभी लोगों को बुलाया है, मैंने 4 शब्द आपके सामने जो रखा हूँ, जो अच्छे हैं मेरे शब्द वो आप लेके जाओ, जो बुरे हैं आपको ठीक नहीं लगता मेरे को छोड़ दो, मेरे जेब में डाल लेके चले जाओ। तो बस यही कहकर मैं अपने 4 शब्द समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। है तो पूछने दो। आदरणीय खंडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात 2 तरीके से कही, एक बलपूर्वक तर्क से और एक कटाक्ष करके, और ह्यूमर में। एक हमारे आजकल की राजनीति का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हमारा ह्यूमर चला गया है लाइफ में। लेकिन हंसी मजाक में, जिसको सटायर कहते हैं, उसमें जो बातें कही जाती हैं वो सीधे सीधे दिल में चुभती हैं। और जिस तरीके से आपने अपनी बातें कही हैं, मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो समाज यहाँ आया हुआ है ये इस बात को समझेगा कि जिस तरीके से आपने अपनी बातें कही, जिस तर्क से कही, जिस विचारों से कही, उसमें आपकी जेब में तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब अपने लेके जाएंगे। मैं चाहता हूं आप सब एक बार तालियों से सम्मानित खड़गे जी का धन्यवाद करें। खड़गे जी को जाना है, लेकिन मैंने दरख्वास्त की कि 2-1 सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो एक बार हाथ खड़ा कर ले, बिल्कुल संक्षिप्त रखें। भंवर भाई, आपसे हम लोगों ने 2-1 बार कल भी आपने हाथ खड़ा किया था, तो अगर आप पहला सवाल पूछ लें। आदरणीय खड़गे साहब, आपने अभी कहा कि हल्द्वानी में जो आपका मीटिंग हुआ रामलीला मैदान में, वहां पर शुद्धिकरण किया गया था। तो ये जो आपकी उपस्थिति, कुमारी सैलजा जी और बाकी जो दलित लीडरशिप है, उनकी उपस्थिति से इतना असहज होकर के और शुद्धिकरण के नाम पर जो उन्होंने ये कृत्य किया, उसमें मेरा निवेदन आपसे ये है कि क्या ये मनुस्मृति के आधार पे इस देश को चलाना चाहते हैं? क्योंकि संविधान तो सबको एक साथ बिठाता है, बराबरी देता है, लेकिन ये जिस तरीके से शुद्धिकरण कर रहे हैं और जिस दिशा में ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये संविधान के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में आप देखते हैं और मनुस्मृति को लागू करने की दिशा में आप देख रहे हैं इसको? देखो, वो तो अंधे लोग हैं और मनुस्मृति और ऐसे जो सामाजिक, जो उनके धर्म के किताबें हैं, अब इस वक्त मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इस वक्त तो हम रचनात्मक काम कर रहे हैं और वो हमको डिवाइड करने की काम करेंगे। हम जिस वक्त इसको बोलना है ज़रूर बोलेंगे। यही तो जो इनके आरएसएस और बीजेपी की फिलॉसफी का प्रभाव है, वो प्रभाव से ही ऐसी बातें वो करते हैं और उन्होंने की है। उसका जवाब
मैंने पार्लियामेंट में भी पूछा हूँ और उसके लिए वो कहे आए, आश्वासन दिए हैं कि उसकी इंक्वायरी करके जो भी कानूनन एक्शन लेना है लेंगे। ये नड्डा साहब बोले हैं। मैं इंतज़ार करता हूँ, जब हजारों साल मैं इंतज़ार किया हूँ, क्या और चंद दिन इंतज़ार नहीं करूँगा? आप सर माइक ऑन करें। मैं नहीं खुलिया। आगे आगे आगे। मैं एक किसान हूँ और अभी मैंने सुना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मैं ऑथेंटिक कह सकता हूँ इस बात को लेकर। मैं पार्ट रहा हूँ भट्टा पार्सल आंदोलन का। मैं पार्ट रहा हूँ दिल्ली में 13 महीने जंतर उस पर बॉर्डर पर बैठा। और मैं एक बात ऑथेंटिक कह रहा हूँ आज कि हिंदुस्तान में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा किसान विरोधी प्रधानमंत्री भारत के अंदर। 3 अटैक किए हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे ऊपर, 3 अटैक। पहला अटैक जब 2011 में भट्टा पार्सल कांड हुआ भूमि जमीन छीनने को लेकर, और उसमें सुबह 4 बजे जब राहुल गांधी जी कंबा रोड कर उस मूवमेंट में पहुंचे 4 बजे और जाकर पूछा कि गोली क्यों चली, तो वहाँ हमने जवाब दिया कि इसलिए चली कोई कानून जो हमारे खिलाफ है 94 का वो बदला नहीं गया आज तक। राहुल गांधी ने आश्वस्त किया कि मैं वादा करता हूँ मैं ये कानून बदल पाऊँगा। वो दिल्ली आए और वो कानून बदला गया, और उस कानून को बदलने के लिए पूरे देश की पार्लियामेंट ने एक साथ उस कानून को बदला। नया कानून आया, उस नए कानून को बदलने के लिए सवाल मेरा ये है कि आज जो ट्रेड डील होने जा रही है, जो तीसरा अटैक हमारे पे होने जा रहा है ट्रेड डील का भारत के अंदर, जो अमेरिका का गुलाम बनने की कोशिश की जा रही है हमें यूरोप के माध्यम से, हम चाहेंगे उस ट्रेड डील को कैसे रोका जाए। वो ट्रेड डील हमारे किसानों के मुकद्दर पे एक साइन है, एक वारंट है। मैं यही चाहूँगा उसको हम कैसे रोकें, इसको हम बता दें। अच्छा, इंडो यूएस ये किसानों के लिए तो हम लड़ रहे हैं और हम ही तो कंडेम किए, और राहुल जी ने खुद इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओपनली कंडेम किया। ये हमारी किसानों की हत्या कर रहे हैं बीजेपी, और उनसे एग्रीमेंट करके हमारे लोगों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम होने नहीं देंगे, ये हमारा पार्टी का स्टैंड है, हम लड़ेंगे।